नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं और ये जो क्लास है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे रिट है, बीएसटीसी है, पटवार है, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस है, चतुर्थ श्रेणी है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और दोस्तों, अगर हम बात करें क्लास की, तो ये जो क्लास लाई गई है ये बाइलिंगुअल लाई गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम का उपयोग किया जाएगा इसमें। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। राजस्थान हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। फिर है मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल। और नेक्स्ट है मेरे दोस्तों आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, एग्जाम में इन तीनों पार्ट का अलग अलग रोल है। अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री में से वर्तमान समय में 25 से 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों? जो एग्जाम में 100% हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें से 25 से 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मेरे दोस्तों मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें, तो मिडाइवल हिस्ट्री में से अप्रोक्सीमेटली 30% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें से 40 to 50% क्वेश्चन पूछे। एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा जो एग्जाम में वेटेज है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास। इसलिए हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मिडाइवल पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास का वेटेज थोड़ा कम है मॉडर्न से, लेकिन इसका जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। एग्जाम क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो इसका पोर्शन है वो ज्यादा है। एंशियंट हिस्ट्री में तो राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी, ग्राम सेवक, पटवार, इनमें अप्रोक्सीमेटली सभ्यताएं पूछी जाती है, सिविलाइजेशन। क्या पूछा जाता है? सभ्यताएं, सिविलाइजेशन। रेयर केस होता है कि आपको जनपद के बारे में पूछ लिया गया, या ताम्र पाषाण काल, या पाषाण काल, या लोह युग, या फिर कांस्य युग, या फिर जनपद, या फिर मौर्य वंश, या मौर्योत्तर वंश, या गुप्त वंश, या गुप्तोत्तर वंश के बारे में पूछ लिया। बहुत रेयर केस है और आपके एग्जाम में भी सभ्यताएं ही दी गई है। तो इस कारण हम मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में एंशियंट कंप्लीट करेंगे, फिर मिडाइवल हिस्ट्री। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। कहां से होती है? 1857 की क्रांति से, रिवोल्ट ऑफ 1857। कहां से शुरुआत होती है? 1857 की क्रांति से, रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री। फिर उसके बाद में मेरे दोस्तों आंदोलन है, जिसमें किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, या फिर अगर हम बात करें तो प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, कुछ समाचार पत्र है और कुछ संगठन है। जो एग्जाम हम लेकर चल रहे हैं उन एग्जाम में इतना ही है। ज्यादातर समाचार पत्र हम साथ में पढ़ लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक है इनके साथ, जैसे आंदोलन है, प्रजामंडल है, इनके साथ। अब दोस्तों, हम सबसे पहले 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें तो 1857 की क्रांति। अगर दोस्तों हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति से पहले का हमें पोर्शन थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा था कि 1857 की क्रांति की। तो हम उससे पहले ये पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति जो की गई थी ये अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी, और क्यों की गई। भारत में, इंडिया में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर
1600 एडी को अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था मेरे दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? इसका दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार करना, ट्रेड करना। लेकिन बाद में इसी कंपनी के द्वारा धीरे धीरे जो भारत में प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी, उन सभी रियासतों के साथ में संधियां की गई और संधियों के दौरान उन्हें कहा गया कि भाई हम आपके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। किसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे? आंतरिक मामलों में। भाई जो आपके इंटरनल अफेयर्स है उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर हम आपके जो बाह्य मामले हैं, क्या है? बाह्य मामले, वो हम देख लेंगे। जो एक्सटर्नल मैटर है वो सब हम देख लेंगे। ये कहने वाले कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित की गई ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। उस ब्रिटिश के द्वारा जितनी भी भारत में रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स है, उन सभी के साथ में ट्रीटीज की जा रही, संधियां की जा रही। और संधियों के तहत डिसीजन लिया जा रहा है कि जो आंतरिक मामले हैं, इंटरनल अफेयर्स है, उनमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। बाह्य मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनमें इंटरफेयर किया जाएगा। आखिर बाह्य मामले कौन कौन से? तो मेरे दोस्तों जो बाह्य मामले थे वो थे, जैसे मराठों से परेशान थे राजा। किन से परेशान थे? मराठों से और पिंडारियों से, और पिंडारियों के साथ साथ मेरे दोस्तों सामंतों से। किन से परेशान थे? सामंतों से, फ्यूडल लॉर्ड से। जो सामंत है इन्हें हम इंग्लिश में फ्यूडल लॉर्ड बोलते हैं। फ्यूडल लॉर्ड से भी ये परेशान थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, इस्टेब्लिश्ड की गई थी, जिनके द्वारा अब प्रिंसली स्टेट जितनी भी है भारत की, उन सभी के साथ संधियां की गई है। और संधि के तहत उन्हें यह भी कहा गया था कि भी जो आपके आंतरिक मामले, इंटरनल अफेयर्स हैं, उनमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। जो एक्सटर्नल है, बाह्य मामले, उन सब में इंटरफेयर किया जाएगा। और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी देख ली। दोस्तों ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई है, ये ब्रिटेन की है तो इसे हम ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। डच की है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज है तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम कोई भी देश की कंपनी हो उसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहे? मेरे प्यारे दोस्तों, जो भारत है ये यूरोप के ईस्ट दिशा। भारत किधर है? यूरोप के ईस्ट में है। अब ईस्ट के अंदर स्थापित होने के कारण यूरोप की जितनी भी कंट्री हैं, उन यूरोपीय कंट्रियों के द्वारा ईस्ट में कंपनी खोली गई, इंडिया में। इस कारण उनका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटेन है तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर पोर्तुगीज है तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर डच है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य था ट्रेड करना, व्यापार करना, धीरे धीरे वो भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में इंटरफेयर करने लगे। यहां तक कि इन्होंने ट्रीटी, संधियों के समय यह कहा था कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बाद में आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स थे उनमें भी इंटरफेयर करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। और इन्हीं कारणों के कारण एक क्रांति की गई थी। क्रांति का एक मुख्य कारण यह भी रहा था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। नेक्स्ट लेते हैं मेरे दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किसकी की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। एस्टेब्लिश कब की गई मेरे दोस्तों? तो ये एस्टेब्लिश की गई थी 31 दिसंबर 1600 एडी। एडी लिखा हुआ नहीं, 1600 एडी को एस्टेब्लिश की गई थी। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते EI। दोस्तों जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार करना, ट्रेड करना। मेन जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? ट्रेड करना। लेकिन बाद में इनके द्वारा ट्रीटीज की गई। क्या की गई मेरे दोस्तों? ट्रीटीज, संधियां की गई। सबसे पहले अगर राजस्थान में संधि की गई तो वो की गई थी भरतपुर से। इससे की गई भरतपुर से, फिर उसके बाद में अलवर से। दो रियासतें जिनके साथ सबसे पहले संधियां की गई 1803 ईस्वी में। कब की गई?
1803 ईस्वी में 1803 एडी के अंदर की गई थी। सबसे पहले जो ट्रीटीज की गई मेरे दोस्तों वो की गई थी भरतपुर के साथ, और फिर उसके बाद में अलवर के साथ। इसके साथ मेरे दोस्तों भरतपुर और अलवर के साथ में की गई थी। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों कि भरतपुर और अलवर के साथ जो ट्रीटीज की गई है ये 1803 ईस्वी में की। 1803 में सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए संधि किसके साथ की गई तो आपका राइट आंसर होगा कि सर भरतपुर, फिर अलवर के साथ। जब 1803 में इनके साथ संधि की गई तो और रियासतें जो और प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रस्ताव नहीं रखा, तो फिर इस बार जो राजस्थान की रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा, और उनमें करौली और कोटा थी। कौन थी? करौली और कोटा। करौली और कोटा के साथ में जो ट्रीटीज की गई थी, संधियां की गई थी, वो की गई थी मेरे दोस्तों 1817 ईस्वी में। 1817 एडी में की गई थी। क्या की गई थी? ट्रीटीज। कब की गई मेरे दोस्तों? 1817 ईस्वी में करौली और कोटा रियासतों के साथ में संधियां की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले संधि किसके साथ की गई, तो मेरे दोस्तों और अगर आपको ऑप्शन मिले अलवर, बी ऑप्शन कोटा, सी ऑप्शन करौली, डी ऑप्शन मारवाड़, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कि सर सबसे पहले संधि की गई थी अलवर। भाई इनमें से सबसे पहले किसके साथ संधि की गई? सबसे पहले ट्रीटीज की गई थी अलवर के साथ। क्यों? क्योंकि देखो करौली और कोटा के साथ 1817 में की गई, और मारवाड़ रियासत है इसके साथ में संधि 1818 में की गई थी। 1818 एडी में की गई। तो सबसे पहले संधि किसके साथ की गई? अलवर। और यहाँ पर भरतपुर नहीं है। अगर भरतपुर ऑप्शन होता तो हमारा राइट आंसर क्या होता? भरतपुर। क्या होता मेरे दोस्तों? भरतपुर आंसर सही होता। नेक्स्ट, अठारह में अन्य रियासतों के साथ संधि कर ली गई। जो और रियासतें थी उन सभी के साथ, प्रिंसली स्टेट्स के साथ में कब संधि की गई? इन 1818 एडी। कब की गई मेरे दोस्तों? इन 1818 एडी में ट्रीटीज की गई थी जो अन्य रियासतें। तो मेरे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1817-18, देखो क्वेश्चन समझना आप, 1817-18 के तहत सबसे पहले संधि किससे की गई? ट्रीटीज किससे की गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर होगा यहां पर कि सर सबसे पहले अगर संधि की गई तो संधि की गई थी करौली के साथ। किसके साथ की गई मेरे दोस्तों? करौली। क्योंकि आपसे कहा गया 1817-18 में सबसे पहले संधि किसके साथ की गई, तो यहाँ पर क्या है? करौली। न कि आपको भरतपुर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा करौली। क्या राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? करौली राइट आंसर होगा। भरतपुर नहीं करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया 1817-18 में सबसे पहले संधि ट्रीटीज किस रियासत के साथ की गई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? करौली। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों कि जो राजस्थान का दक्षिणी भाग था, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग था, इस दक्षिणी भूभाग से संधि करने के लिए कौन आया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो दक्षिणी भूभाग था इनके साथ संधि करने वाला जो व्यक्ति था वो था जॉन मेलकम। कौन था मेरे दोस्तों? जॉन मेलकम। जॉन मेलकम एक्चुअली मालवा का रेजिडेंट था। कहाँ का रेजिडेंट था? मालवा का रेजिडेंट। और मालवा के पास में ही है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो आदेश दिया गया जॉन मेलकम को कि भाई आप एक काम करो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ आप संधि कर लो। और जॉन मेलकम तैयार हो गया और इसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ संधि की। तो फिर सर जो अन्य रियासतें थी उनके साथ संधि किसने की? उनके साथ संधि करने वाला था मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली का रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ, जो दिल्ली का रेजिडेंट था। दिल्ली का रेजिडेंट था, दिल्ली का दिल्ली रेजिडेंट ने संधि की थी। दिल्ली रेजिडेंट कौन था मेरे दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉफ था, जिसने संधि की। संधियां कर ली गई 1817-18 तक सभी रियासतों। एक रियासत है सिरोही, और जिसके राजा थे शिव सिंह। किंग कौन थे मेरे दोस्तों? शिव सिंह थे यहाँ के राजा, किंग थे शिव सिंह। शिव सिंह जी इंतजार कर रहे हैं कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे साथ संधि कब करेगी।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी इनके पास संधि करने के लिए नहीं आई तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए और इन्होंने कहा कि भाई सिरोही हमारा भूभाग है और आप हमसे संधि कब करोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कहा कि यार जो मारवाड़ रियासत के राजा थे मान सिंह जी, उनके साथ हमने संधि की थी, उस दौरान उन्होंने हमसे कहा था कि जो सिरोही वाला भूभाग है वो मारवाड़ रियासत का ही अंग है, तो आपने हमारे साथ संधि कर ली, तो मतलब ये समझो आपने सिरोही के साथ भी क्या कर ली, संधि कर ली। सिरोही के राजा शिव सिंह ने कहा कि ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, संधि करने वाले तो हम हैं और सिरोही एक स्वतंत्र रियासत है, हमारे खुद के सिक्के है, हमारा खुद का झंडा है, हमारा खुद का भूभाग है, हमारी खुद की सैनिक व्यवस्था है और मैं खुद सिरोही का राजा हूं। 1823 ईस्वी में इन 1823 एडी में सिरोही के राजा शिव सिंह के साथ में संधि की गई, ट्रीटी की गई। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक रियासत में संधियों के तहत एक पॉलिटिकल एजेंट बैठाया गया। क्या बैठाया गया? पॉलिटिकल एजेंट। जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, यह प्रत्येक रियासत में नियुक्त किया गया था, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में पीए। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? पीए। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो प्रमुख पद बनाया गया था भारत में अंग्रेजों के लिए, वो पद था मेरे दोस्तों गवर्नर जनरल। कौन सा था? गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल तक इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? पॉलिटिकल एजेंट। कौन पहुंचाएगा? पॉलिटिकल एजेंट। क्या पॉसिबल है क्या एक पॉलिटिकल जो एजेंट है ये गवर्नर जनरल को हर इंफॉर्मेशन दे पाएगा? भारत में अप्रोक्सीमेटली 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 रियासतें थी। अगर प्रत्येक रियासत का पॉलिटिकल एजेंट गवर्नर जनरल से मिलने जाएगा तो क्या वो सबको अपॉइंटमेंट दे पाएगा? सबसे मिल पाएगा? क्या सभी की समस्या का समाधान कर पाएगा? नहीं। तो फिर तो जितने भी पॉलिटिकल एजेंट है इनके लिए एक प्रमुख पद बनाया गया। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान के लिए, तो राजस्थान वाला जो भूभाग था इसे राजपुताना कहा जाता। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों? राजपुताना। तो राजपुताने के लिए एक रेजिडेंसी खोली गई। राजपुताने के लिए क्या खोली गई? एक रेजिडेंसी, जिसे क्या नाम दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? राजपुताना रेजिडेंसी। क्या नाम दिया गया था? राजपुताना रेजिडेंसी। मेरे दोस्तों ये जो राजपुताना रेजिडेंसी खोली गई थी, ये खोली गई थी दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। कहां स्टेब्लिश्ड की गई? दिल्ली में की गई राजपुताना रेजिडेंसी, दिल्ली में। अब समस्या ये आ गई थोड़े समय बाद में कि प्रत्येक पॉलिटिकल एजेंट को दिल्ली जाना पड़ रहा था। तो इस दौरान जो राजपुताना रेजिडेंसी का कार्यालय था यह बाद में अजमेर शिफ्ट कर दिया। कहां भेज दिया गया? अजमेर। परमानेंटली भेजा गया था अजमेर। देखो राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी 1818 ईस्वी में और अजमेर शिफ्ट किया गया था 1832 ईस्वी। कब किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1832 ईस्वी। जब रेजिडेंसी खोली गई तो इसके लिए जो पद बनाया गया वो था रेजिडेंट। कौन सा था मेरे प्यारे दोस्तों? जो मेन पद था वो था रेजिडेंट। कौन सा था? रेजिडेंट। और जब 1832 में अजमेर शिफ्ट किया गया तो इस समय जो पद था उसे रेजिडेंट की जगह नया नाम दिया गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। भाई एक व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल का एजेंट है। किसका एजेंट है? गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल का वो एजेंट है, वो जितनी भी पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा उसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो पूरी इंफॉर्मेशन लाकर गवर्नर जनरल को देगा। तो जो रियासतों में बैठेगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एजेंट। और जो सभी रियासतों के समूह का प्रमुख व्यक्ति रहेगा उसे हम कहेंगे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जो प्रमुख व्यक्ति रहेगा वो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। तो एक कड़ी बन चुकी थी मेरे प्यारे दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल है इसके नीचे रहेगा एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे कौन रहेगा? पॉलिटिकल एजेंट। राजपुताना रेजिडेंसी। मेरे प्यारे दोस्तों जो राजपुताना रेजिडेंसी है इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में दिल्ली में की गई। कहां की गई? दिल्ली में। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना, और किसकी रक्षा करने के लिए? राजपुताना की रक्षा करने के। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो राजपुताना रेजिडेंसी थी इसका जो प्रथम रेजिडेंट था वो था डेविड ओक्टर लोनी। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? डेविड ओक्टर लोनी था। इन 1818 एडी
Rajputana residency was established in Delhi for the protection of Rajputana. The first resident was David Octor Lone. कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? डेविड ऑक्टर लोनी था फर्स्ट रेजिडेंट। 1832 ईस्वी में इन 1832 एडी जो राजपूताना रेजिडेंसी थी इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। एक बार वापस इसे शिफ्ट किया गया, रिलोकेटेड किया गया। कहां पर? अजमेर। जब अजमेर इसे रिलोकेटेड किया गया, स्थानांतरित किया गया, तो इस समय इसका जो रेजिडेंट पद था उस रेजिडेंट पद की जगह एजीजी पद बनाया गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन सी पोस्ट बनाई गई मेरे प्यारे दोस्तों? एजेंट टू गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई। ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई और इस पर जो पहला व्यक्ति नियुक्त किया गया वो था अब्राहम लॉकेट। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? अब्राहम लॉकेट था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला एजीजी कौन था तो आपका आंसर होगा अब्राहम लॉकेट। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पहला रेजिडेंट कौन था तो आपका आंसर होना चाहिए डेविड ऑक्टर लोनी। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? डेविड ऑक्टर लोनी था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम एजीजी कौन था तो अब्राहम लॉकेट था। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? अब्राहम लॉकेट था। राजपूताना रेजिडेंसी जिसकी स्थापना राजपूताना की रक्षा के लिए की गई और जिसका प्रमुख पद था वो था रेजिडेंट का, और प्रथम रेजिडेंट था डेविड ऑक्टर लोनी। और कहां स्थापना की गई मेरे दोस्तों? दिल्ली में। कहां स्टैब्लिश की गई थी? दिल्ली में। इन 1832 एडी 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी को अजमेर शिफ्ट किया गया, रिलोकेटेड किया गया, और इस समय जो रेजिडेंट पद था इस रेजिडेंट पद को हटा दिया गया और एक नया पद सर्जन किया गया, नया पद बनाया गया जिसका नाम था एजेंट टू गवर्नर जनरल। और पहला जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था मेरे दोस्तों अब्राहम लॉकेट। कौन था? अब्राहम लॉकेट। और पहला रेजिडेंट कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो था डेविड ऑक्टर लोनी। कौन था? डेविड ऑक्टर लोनी था। थोड़ा समय निकला, समय निकलने के बाद में अंग्रेजों को लगा कि यार राजस्थान में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, हालत भी खराब हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस दौरान 1845 ईस्वी, तब 1845 ईस्वी में इन 1845 एडी जो राजपूताना रेजिडेंसी थी इसका जो ऑफिस था, कार्यालय था, यह अस्थायी रूप से टेम्परेली शिफ्ट कर दिया गया। कहां? माउंट आबू। कहां कर दिया गया मेरे दोस्तों? माउंट आबू शिफ्ट कर दिया। 1818 में राजपूताना रेजिडेंसी दिल्ली में खोली जा रही है जिसका पहला रेजिडेंट है डेविड ऑक्टर लोनी। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी को अजमेर शिफ्ट किया जा रहा है, रिलोकेटेड किया जा रहा है, जिसका पहला एजीजी है अब्राहम लॉकेट। और 1845 में रेजिडेंसी का कार्यालय अस्थायी रूप से माउंट आबू में शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों जब 1857 वाली क्रांति हुई उस समय एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट जितनी भी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सभी के पॉलिटिकल एजेंट और राजपूताना रेजिडेंसी का एजेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी, ये सभी माउंट आबू थे। जब इन्हें क्रांति की सूचना मिली तो ये अजमेर पहुंचे एजीजी, और इनके साथ साथ जितने पॉलिटिकल एजेंट थे ये सभी अपनी अपनी प्रिंसली स्टेट्स रियासतों में चले। उसके बाद में धीरे धीरे क्रांति पर कंट्रोल किया गया। फिर 1864 ईस्वी में निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया कि 6 माह के लिए जो कार्यालय है वो आबू व अजमेर में स्थायी किया जाए, कि जब 6 महीने गर्मियां रहेगी उस समय जो एजीजी है और पॉलिटिकल एजेंट है ये आबू रुक सकते हैं, और जब सर्दियां रहे 6 माह उस दौरान ये अजमेर रुक जाएंगे। फिर ये अजमेर रुकेंगे सर्दियों में और गर्मियों में आबू। तो 6 माह के लिए कार्यालय शिफ्ट किया गया। कब किया गया? 1864 ईस्वी। कब किया गया मेरे दोस्तों? 1864 ईस्वी। एवरी 6 मंथ इन ईच लोकेशन। कहां? आबू एंड अजमेर। कहां मेरे प्यारे दोस्तों? माउंट आबू एंड अजमेर। देखो दोस्तों राजपूताना की रक्षा के लिए रेजिडेंसी खोली गई, प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। एक भूभाग था जो अंग्रेजों के अधीन था, वो था अजमेर। कौन सा था मेरे प्यारे दोस्तों? अजमेर था। इस अजमेर के टच में कुछ और भूभाग है, जैसे ये भूभाग है अजमेर। इस अजमेर वाले भूभाग में यहाँ टच में एक भूभाग है जो है मेवाड़ था। किसका मेरे प्यारे दोस्तों? मेवाड़ का। और यही भूभाग टच में जो है मारवाड़ रियासत।
इस पूरे भूभाग को मिलाकर अजमेर मेरवाड़ा बनाया। क्या बनाया गया मेरे दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा का निर्माण किया गया और यहाँ पर मेर सैनिक टुकड़ी तैनात की। कौन सी? मेर सैनिक टुकड़ी। ये जो भूभाग लिया गया मेवाड़ से, मारवाड़ से, ये लेने वाला कौन था? तो ये लेने वाला था मेरे दोस्तों राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम रेजिडेंट डेविड ओक्टर लोने। कौन था? डेविड ओक्टर लोने। तो इस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति कौन था? डेविड ओक्टर लोने। और इसने यहाँ पर एक मिलिट्री तैयार की जो थी मेर। कौन सी थी मेरे दोस्तों? मेरों की थी। एक्चुअली हुआ क्या कि जो अजमेर वाला भूभाग है इसके टच में मेवाड़ के 3 परगने थे। मेवाड़ के कितने परगने थे? 3। इन परगनों में 76 गांव थे, 76 विलेज थे। और 1823 ईस्वी में ये 10 साल के लिए गए। कितने साल के लिए लिए गए मेरे प्यारे दोस्तों? 10 साल के लिए डेविड ओक्टर लोने ने मेवाड़ से लिए थे, लेकिन बाद में इन्हें अजमेर मेरवाड़ा में ही रखा जाता है। और मारवाड़ रियासत से 28 गांव लिए गए 1824 ईस्वी में, 1824 एडी में। बाद में इन्हें अजमेर के साथ ही रखे गए और ये जो भूभाग बना अजमेर मेवाड़ मारवाड़ वाला, इसे हम कहते हैं अजमेर मेरवाड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था या इसका फाउंडर कौन था, इसका संस्थापक कौन था, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए सर डेविड ओक्टर लोने। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? डेविड ओक्टर लोने था। उत्तर पश्चिमी सीमांत का प्रशासनिक कार्यालय यूपी के आगरा में खोला गया। कहां खोला गया मेरे प्यारे दोस्तों? यूपी के आगरा में खोला गया। यूपी में एक जगह आगरा, वहां उत्तरी पश्चिमी सीमांत का प्रशासनिक कार्यालय ओपन किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो रेजिडेंसी है राजपूताना रेजिडेंसी, उसकी स्थापना की गई थी और वहां एक पद बनाया गया था रेजिडेंट का। फिर बाद में इसी रेजिडेंट पद को 1832 ईस्वी में इन 1832 एडी में एजेंट टू गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया और एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे पॉलिटिकल एजेंट पद सर्जित किए गए, पॉलिटिकल एजेंट पद बनाए गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल एजेंट थे ये प्रत्येक प्रिंसली स्टेट्स में थे, प्रत्येक रियासत में थे। राजस्थान में रियासतों की रक्षा के लिए टोटल 6 सैनिक छावनियां स्थापित की गई। कितनी की गई? 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट, टोटल 6 थी। कितनी फोर्स उतारी गई? 6। टोटल 6 मिलिट्री तैयार की गई। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां मिलिट्री तैयार की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक जगह है एरिनपुरा, जोधपुर में ही है। कहां पर है? जोधपुर में जगह एरिनपुरा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेजर डाउनिंग। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग का जो गांव था वो गांव था एरन। क्या गांव था मेरे प्यारे दोस्तों? एरन। इन्होंने अपने गांव के नाम से सैनिक छावनी का नाम रखा जिसका क्या नाम था? एरिनपुर। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? एरिनपुर। मैं आपको बता दूं 1857 की क्रांति में सर्वाधिक अगर कोई संघर्ष करती है कोई छावनी तो वो कौन सी है? एरिनपुर। कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? एरिनपुर है। कोई कैंटोनमेंट ऐसी जो सबसे ज्यादा संघर्ष की तो वो कौन सी है? एरिनपुर। मेजर डाउनिंग जो है वो इसके संस्थापक थे जिनका गांव था एरन और उन्होंने अपने गांव के नाम से एक छावनी स्थापित की। मेरे प्यारे दोस्तों जब एरिनपुरा छावनी की स्थापना की गई उस दौरान मेजर डाउनिंग ने अपने ही गांव के नाम से नाम रखा। फिर नेक्स्ट है ब्यावर। कौन सी है? ब्यावर। यहाँ पर मेर रेजिमेंट। कौन सी थी मेरे प्यारे दोस्तों? मेर रेजिमेंट। जो अजमेर वाला भूभाग था, इस अजमेर वाले भूभाग के पास में यही थोड़ा सा एक भूभाग है जो खाली है। अंग्रेजों को लगा कि यार ये जो भूभाग खाली है क्यों ना इस पर अधिकार कर लिया जाए और इन्होंने अधिकार कर लिया और यहाँ बाहर एक बोर्ड लगा दिया बी अवेयर। क्या लगा दिया? बी अवेयर। जब भी कोई राजस्थानी जाता और वो पूछता कि साहब ये बाहर क्या लिखा हुआ है तो अंग्रेज कहते बी अवेयर। क्या लिखा हुआ है? बी अवेयर। मेरे प्यारे दोस्तों हमने इसी बी अवेयर को धीरे धीरे अभ्रंश भाषा में एक नया नाम दे दिया। अभ्रंश का मतलब होता है तोड़ मरोड़ कर। अभ्रंश का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तोड़ मरोड़ कर। और हमने इसे नाम दे दिया ब्यावर। क्या नाम दे दिया? ब्यावर। तो जो ब्यावर है इसका फाउंडर कौन था? कर्नल डिक्सन। ये वही व्यक्ति है जिसने अजमेर के पास में एक भूभाग था जिसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया और बाहर लिखवाया बी अवेयर।
और इसी बी अवेयर को आने वाले समय में क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? ब्यावर। क्या कहा गया? ब्यावर कहा गया। बी अवेयर को क्या बना दिया मेरे प्यारे दोस्तों? ब्यावर बना दिया। 6 सैनिक छावनियां स्थापित की गई थी, 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट, जिनमें पहली है एरिनपुरा और दूसरी है ब्यावर। अब अगली और पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों नसीराबाद। कौन सी है? नसीराबाद। नसीराबाद जो कैंटोनमेंट है, नसीराबाद जो कैंटोनमेंट है, सॉरी, ये अजमेर। कहाँ? अजमेर। अब तो नसीराबाद खुद एक नाम से पहचाना जाता है, तो हम नसीराबाद ही लिख देते हैं, अजमेर की जरूरत नहीं है, सॉरी। सबसे प्राचीन व सबसे ताकतवर अगर कोई कैंटोनमेंट थी तो वो थी नसीराबाद। नसीराबाद, इसके संस्थापक थे डेविड ओक्टरलोनी। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? फाउंडर कौन था? डेविड ओक्टरलोनी। आपको याद हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, डेविड ओक्टरलोनी का 3 जगह नाम आ चुका है। और कौन कौन से? सबसे पहला है राजपुताना रेजिडेंट। सबसे पहला राजपुताना रेजिडेंट अगर कोई था तो वो कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? डेविड ओक्टरलोनी फर्स्ट रेजिडेंट था। और फिर अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना करने वाला या अजमेर मेरवाड़ा का फाउंडर था तो वो कौन था? डेविड ओक्टरलोनी। और नसीराबाद जो कैंटोनमेंट है उसका फाउंडर है तो कौन है? डेविड ओक्टरलोनी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये नसीराबाद नाम है, ये एक्चुअली नसीर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? नसीर शब्द से। जो डेविड ओक्टरलोनी है, इसकी उपाधि थी नसीर। क्या उपाधि थी मेरे प्यारे दोस्तों? नसीर इसकी उपाधि थी। तो इसने उपाधि के नाम से इस जगह को बसाया था। या फिर बात करें एक कैंटोनमेंट की स्थापना की थी इसने, उस कैंटोनमेंट का नाम रखा था अपनी उपाधि के नाम पर, नसीराबाद। नेक्स्ट है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? उदयपुर में। एक सैनिक छावनी और स्थापित की गई थी नीमच, मध्य प्रदेश। तो जो नीमच मध्य प्रदेश में सैनिक छावनी स्थापित की गई है, इस सैनिक छावनी पर कंट्रोल कौन रखेगा? तो जो खेरवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट है, जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, वही इस पर क्या रखेगा? कंट्रोल रखेगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों देवली। कहां पर है? टोंक। कहां पर है? टोंक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने टोटल 6 सैनिक छावनियां पढ़ ली है। एरिनपुरा सर्वाधिक संघर्ष करने वाली छावनी, और फाउंडर कौन है? मेजर डाउनिंग। ब्यावर मेयर रेजिमेंट, इसका फाउंडर कौन है? कर्नल डिक्सन। फिर नसीराबाद, इसका फाउंडर कौन है? डेविड ओक्टरलोनी। फिर खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश। देवली कहाँ है? टोंक। और नीमच पर कंट्रोल कौन रखेगा? खेरवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्रांति के समय, उस समय था लॉर्ड पॉम स्टोन। और जो मुख्य सेनापति था, चीफ कमांडर था, वो था जॉर्ज एनिसन। चीफ कमांडर कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? जॉर्ज एनिसन। और जो प्रयुक्त काम में लिया गया सेनापति, वो था कॉलिन कैंपबेल। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? कॉलिन कैंपबेल। और भारत में क्रांति का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था बहादुर शाह जफर। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? बहादुर शाह जफर था। जफर नाम से ये कविताएं लिखता था। अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी, क्रांति की तिथि पहले से ही निर्धारित की हुई थी मेरे दोस्तों, और वो थी 31 मई 1857, 31 मई 1857 एडी। तो क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों? 31 मई 1817 एडी थी। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था कमल का फूल और रोटी, लोटस फ्लावर एंड ब्रेड। सिंबल क्या था क्रांति का? सिंबल ऑफ द रिवोल्ट, तो वो था मेरे प्यारे दोस्तों लोटस फ्लावर और ब्रेड। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि क्रांति की गई? तो क्रांति के खूब सारे कारण है, जैसे अंग्रेजों के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक जो नीतियां थी, उन नीतियों में भारतीयों के साथ ये भेदभाव करते थे। भेदभाव कौन नीतियां थी? कौन कौन सी? इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ध्यान देना, अंग्रेजों के द्वारा 1856 में, तब 1856 ईस्वी
एक राइफल चलती थी ब्राउन बेस। कौन सी चलती थी मेरे प्यारे दोस्तों? ब्राउन बेस। ये लकड़ी की थी, वुडन थी, लकड़ी की बनी हुई थी। इसकी जगह लोहे की, आयरन की राइफल लाई गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। ब्राउन वेस्ट वुडन थी, लकड़ी की थी। एनफील्ड राइफल लोहे की थी, आयरन की। ये जो एनफील्ड राइफल थी, इसमें जो कारतूस लगता था, इस कारतूस के ऊपर एक कागज लगा हुआ रहता, और कहा जाता है ये जो कागज था इसमें चिकनाट थी, और ये जो कागज था ये चिकना कागज था, चिकनाट थी। और जो कागज था इसे मुंह से उतारा, जैसे मानो ये कारतूस है, इसके ऊपर से मुंह से उतारना रहता था चिकने कागज। कहा जाता है ये जो चिकनाट थी इसमें गाय और सुअर की चर्बी, इसकी थी गाय और सुअर की चर्बी। हिंदुओं के लिए पवित्र है गाय, मुस्लिमों के लिए अपवित्र है सुअर। तो दोनों का धर्म भ्रष्ट हो गया और इस कारण क्रांति की। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर, मुख्य कारण ये। मेरे प्यारे दोस्तों, क्रांति के समय अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और एजीजी कौन था सर? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। पहले मेवाड़ के क्या थे मेरे प्यारे दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करना। थैंक यू।